गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हैंडआउट की लिंक फिर से भेज दूंगा। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए विजय बेटा। गुड आफ्टरनून आप सभी को। अ वेरी गुड आफ्टरनून। टेस्ट हो गया? टेस्ट हो गया? कैसा गया टेस्ट? शक्तिमान वंस अगेन। ओके, ओके बेटा, बहुत अच्छे। ऑल राइट, अच्छा गया टेस्ट, मजा आ गया, क्या बात है। कोटा में सब ठीक है ना सर? सब ठीक है बेटा, सब ठीक है, सब शानदार है। ऑल राइट, प्रैक्टिस टेस्ट था। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने कल बात करी थी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर। क्या आप सबको जो मैंने स्क्रीन शेयर की है वो दिख रहा है? एक बार ऑडियो, वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग, क्या तीनों ओके है? ऑडियो, वीडियो, स्क्रीन शेयरिंग सब ऑल राइट। फिर भी अगर किसी बच्चे को क्लियर नहीं दिख रहा है बेटा, तो आप अपने ब्राउजर को रिफ्रेश जरूर कर लेना, ताकि प्रॉपर कॉन्टिन्यूटी में चीजें आपके पास आती रहें, ताकि एनर्जी का प्रोपेगेशन कॉन्टिन्यूअस हो, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हो। उसके लिए आप अपने इंटरनेट को सुचारू रूप से चलने पर मजबूर करते रहे, उसे बार बार रिफ्रेश करते रहे। ऑलराइट, ओके। चलिए, तो अपन बात कर रहे थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। आप सबका ध्यान चाहिए, लेकिन क्लास स्टार्ट करने के पहले आप सबको मैं नेक्स्ट क्लास का होमवर्क दे दूं। सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क, सबसे पहले आपको मैं दे रहा हूं नेक्स्ट क्लास का होमवर्क। आप सभी के पास कॉपी और पेन होना चाहिए। जैसा मैंने कल कहा था वैसा ही आपको नोट्स बनाना है। टॉपिक लिखते चले, जहां आप साथ में लिख चले ठीक है, नहीं तो जगह छोड़ दे, बाद में लिखे, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा सबसे पहले फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। उसके पहले सबसे पहला आपका होमवर्क रहेगा, शायद मैंने आपको मूल कंसेप्ट का शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला था बच्चों। शायद मैंने आपको मूल कंसेप्ट का शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए बोला था, और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नहीं बनाया होगा। कुछ बच्चों ने कहा है बना लिया है, कौन चेक कर रहा है ना, यहाँ दिख थोड़ी रहा है। हाँ सर बना लिया, सर बना लिया है। ऑलराइट, तो प्लीज बना ले बेटा। चैप्टर के बाद शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स बना के हमें पढ़ना नहीं होता है, शॉर्ट नोट्स बस बनाना होता है खुद को रिवाइज करने के लिए। अभी आप शॉर्ट नोट्स की मदद से पढ़ेंगे नहीं। शॉर्ट नोट्स केवल बनाया है या बनाना है इसलिए ताकि हम जिस चैप्टर को पढ़ें उसके फॉर्मूले को रिवाइज कर पाए, उसके कंसेप्ट को रिवाइज कर पाए। अभी शॉर्ट नोट्स की मदद से पढ़ना नहीं, अभी पढ़ना आपको हैंडआउट या नोट्स की मदद से ही है। इज दिस क्लियर? ओके, तो सबसे पहला होमवर्क ये था कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपको जितना डेली होमवर्क मिले बस आप वही करते रहो, उससे ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। जितना आपको होमवर्क मिले उससे उसको करते रहिए। आज आपका सबसे पहला होमवर्क रहेगा रिवाइज हैंडआउट फॉर लेक्चर 2, लेक्चर 3 एंड इवन लेक्चर 1 भी आप रिवाइज करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा लेक्चर 2, लेक्चर 3 का जो आपको हैंडआउट मिलेगा वो जरूर रिवाइज करें। सभी फॉर्मूले को लिख लिख के रिवाइज करें, जब तक याद नहीं हो तब तक याद करें, ठीक है। दूसरा आप सबका होमवर्क रहेगा बिगिनर बॉक्स से मॉड्यूल, जो कि नया मॉड्यूल है। मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो न्यू मॉड्यूल से दे रहा हूँ, ठीक है। जो न्यू मॉड्यूल है उसमें बिगिनर बॉक्स 2 तक आपको करना है। आपका होमवर्क रहेगा अप टू बिगिनर बॉक्स 2। और तीसरा होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन। जब आप बच्चों इलस्ट्रेशन सॉल्व करें तो इलस्ट्रेशन के सॉल्यूशन को देख के सॉल्व नहीं करें। सबसे पहले इलस्ट्रेशन के सवालों को आप समझें, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं बने तभी आप उसके सॉल्यूशन की हेल्प लें। सॉल्यूशन देख के सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व एग्जांपल लेके थोड़ा सा दिमाग को अपन मोमेंटम मिलाते हैं और फिर अनसॉल्व सवाल करते हैं। तो इलस्ट्रेशन जब सॉल्व करें तो उसे मान के चलेंगे अनसॉल्व है, पहले खुद से ट्राई करो, नहीं बने तभी सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद आपका होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1 से रहेगा अप टू 19। वैसे आपके बैच में तो आज और हो जाएगा, बाकी होमवर्क मैं कल दूंगा। अभी फिलहाल कल के लिए ये जो होमवर्क दिया है मैंने, ये कल के लिए है ना, फॉर टुमारो। जितना होमवर्क दिया उतना आप करते चले, उसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। कब कहाँ क्या कैसे पढ़ना है सब बताया जाएगा, अभी फिलहाल इतना होमवर्क करें। ऑलराइट, ये है आपका कल का होमवर्क, ठीक है। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। शायद मैंने आप सबको बता दिया था कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से मैं क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, धीरे धीरे सुनिए ध्यान से बच्चों। अभी जो कल हुआ उसकी बात कर रहे हैं। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से हम लोग एक फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं, और एक फोटोन की एनर्जी होती है E इक्वल टू एच इंटू न्यू। अगर मुझे n फोटोन की एनर्जी निकालनी है तो यही फॉर्मूला होता है n इंटू एच इंटू न्यू। आप सब जानते हैं इसी को अपन एच सी बाई लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यही फॉर्मूला एच सी बाई लैम्डा के फॉर्म में होगा n इंटू एच सी बाई लैम्डा। ये सारी बातें मैंने कल आपसे कर ली थी, ये सारी बातें मैंने कल आपसे कर ली थी।
विकास बेटा बाद में बात करेंगे। न्यू मॉड्यूल इज डिफरेंट, नॉट वेरी डिफरेंट, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है ना। ओके, तो ये तो आपसे मैंने कल फॉर्मूले पे बात करी थी। इसी के साथ मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताया था। क्या बताया था? शॉर्ट ट्रिक कि बेटा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कैसे करना है। मैंने कहा था जब कभी एनर्जी जूल में निकालना हो तो आप यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू 10⁻⁻25 और लैम्डा किस पे रखना है? मीटर पे। सर ये 2 इंटू 10⁻⁻25 क्या है? बेटा ये h इंटू सी की वैल्यू है। जो 2 इंटू 10⁻⁻25 है ये h इंटू सी की वैल्यू है। ठीक है, अगर वहीं पर आपको एनर्जी ईवी में निकालनी है तो उस समय हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 12400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर आपको लैम्डा एंगस्ट्रॉम में नहीं नैनोमीटर में दिया है, यही हमारा फॉर्मूला ईवी वाला बदल के कैसा हो जाएगा? 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर। कल इतनी बात हो चुकी थी, कल इतनी बात हो चुकी थी। रोशन बेटा मैंने देख लिया, कल इतनी बात हो चुकी थी। ऑलराइट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं इन्हीं फॉर्मूलेस के न्यूमेरिकल के साथ। आप सबके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल। आज की क्लास बिल्कुल न्यूमेरिकल से भरपूर होने वाली है। आप सब बिल्कुल तैयार होकर बैठ जाए, हर सवाल का जवाब देना है। कॉपी में फॉर्मूले लिखते चले, फॉर्मूले याद करते करते याद होते हैं और फॉर्मूले सवाल के साथ याद होते हैं। तो दोनों ही चीजें चलती रहे। न्यूमेरिकल आज बहुत सारे आने वाले हैं। अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होगी बोर मॉडल्स। तो बोर मॉडल में आपको मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताऊंगा, फिर न्यूमेरिकल। तो आज न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल ही है और आप सब कमर कस के बैठे हैं। आज बहुत सारे सवाल हम करने वाले हैं। ऑलराइट बेटा, सवाल है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। हालांकि मैं मानता हूं सवाल में क्लियर कट लिखना चाहिए, यहां पे होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बट क्योंकि सवाल में नहीं लिखा है और हम जान रहे हैं हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी फिलहाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही बात कर रहे हैं, तो आप मान के चलो ये सारी कहानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही हो रही है। ठीक है, आपसे पूछा है फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं बच्चों। मैंने कहा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आप सब जानते हैं, एक मैं आपका चैट बॉक्स अभी नहीं देख रहा हूं, जब मैं आपसे डाउट पूछूं या पूछूं तभी अपन चैट बॉक्स देखेंगे। ठीक है, आप सबका ध्यान चाहिए बेटा, मैं अभी केवल आंसर और न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। लास्ट में हम लोग एक साथ बातें करेंगे, जो भी आपके मन में डाउट हो, जो भी आपके मन में सवाल है ना, वो आप कहीं कॉपी में लिखते रहो, बाद में एक साथ बात करेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, एक साथ बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। फिर भी कुछ बच्चे टाइप कर रहे होंगे, ट्राई कर रहे होंगे। तो सवाल में हिंट मैं दे देता हूं बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अभी आपको मैं हिंट दे रहा हूं, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके लिए c इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा हमेशा ट्रू होगा। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा हमेशा ही ट्रू होगा, हमेशा ही मान्य होगा, हमेशा ही सच होगा। बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर निकाल पा रहे हैं। मैं चाहता हूं सभी लोग इसका निकालें। बहुत अच्छे प्रथम बेटा, वेरी गुड। c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। ऑलराइट, अपने से फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है? न्यू, बोले तो फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? c बाई लैम्डा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? मेथड में किसी को डाउट है क्या? मेथड में, ये पहला सवाल था, बिल्कुल सिंपल लिया। मेथड में किसी को डाउट है क्या? ऑलराइट, मेथड में किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप सबके सामने इसका डिटेल्ड आंसर मैं लिख देता हूं। इसका डिटेल्ड आंसर है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ रही है 5 इंटू 10⁻14, वही c बाई लैम्डा से। तो c और लैम्डा, जो c है ना बच्चों, वो मीटर पर सेकंड में है। आपको यूनिट का विशेष ध्यान रखना है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो मीटर में है, तो लैम्डा को भी आपको मीटर में ही लिखना पड़ेगा। लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया है, उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आपसे वेव नंबर पूछा है। वेव नंबर मतलब न्यू बार, वेव नंबर मतलब न्यू बार। न्यू बार 1 बाय लैम्डा होता है, तो 1 बाय लैम्डा किया। लैम्डा की यूनिट आपने किस में लिखी है? न्यू बार की यूनिट पर मीटर या पर सेंटीमीटर आ जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा जो न्यू बार आएगा वो किस में आएगा? मीटर में। तो दोनों का आंसर है 5 इंटू 10⁻14, 1.67 इंटू 10⁻6। अच्छा, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है यार, ऐसा मुझे किसी बच्चे ने बताया कि सर जब आप न्यूमेरिकल देखते हो तो हमें लगता है हमसे बन जाएगा, तो हम उसको प्रॉपर सॉल्व नहीं करते, उसका हम फाइनल आंसर नहीं निकालते। ऐसी गलती मत करना बेटा, ऐसी गलती मत करना। आपके सामने स्क्रीन पर सवाल है, आपको फाइनल आंसर तक पहुंचना है, और जब तक फाइनल आंसर नहीं आया तब तक वो सवाल आपसे नहीं बना। मेथड क्लियर होने के बावजूद भी हम कैलकुलेशन में गलती करते हैं और वहीं से नेगेटिव मार्किंग होती है। तो याद रखिएगा, केवल मेथड क्लियर नहीं, आपको स्टूडेंट्स को करेक्ट आंसर तक जाना है, और जब तक करेक्ट आंसर नहीं आया तब तक आपको सवाल सॉल्व करना है।
ऐसा नहीं कि हाँ सर बन जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं बेटा, आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए। क्लियर है क्या? तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल, स्क्रीन पर है अगला सवाल। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन जूल हैविंग वेवलेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम। अपने को वेवलेंथ दे रखा है, अलग अलग आंसर नहीं। कुछ बच्चों ने आंसर दिया 0.8, कुछ बच्चों ने आंसर दिया 4.1, कुछ बच्चों ने आंसर 0.6। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पूरी क्लास का एक आंसर चाहिए। बच्चों एनर्जी पूछा है फोटोन की, और वो भी किसमें? जूल में। अरे आप सबको याद है एनर्जी ई बराबर hc/लैम्डा होता है। अरे उसने बोला है अ फोटोन, मतलब एक फोटोन की पूछा है भाई। वैल्यू रख के सॉल्व करें, या जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक से सॉल्व करें। बच्चों मैंने कहा था अगर कभी एनर्जी जूल में निकालना हो तो आप मेरे शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करें, 2 × 10⁻⁵ लैम्डा। याद रहे इसमें लैम्डा किसमें होता है? मीटर। सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे। एनर्जी इन जूल में निकालना है तो 2 × 10⁻⁻25 अपॉन लैम्डा इन मीटर। मीटर में तो कन्वर्ट कर लोगे ना यार। अब सबका सही आंसर आ रहा है, अब सबका सही आंसर आ रहा है, क्या बात है। तो एनर्जी हो जाएगी 2 × 10⁻⁻25 अपॉन 3000, मतलब 3 × 10⁻³ 3000 इंटू एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, 3 - 10 - 7 ऊपर जाएगा, +7 -25 +7 2/3। तो बच्चों बताओ एनर्जी कितना आया? 6.6 × 10⁻⁻19, 6.6 × 10⁻⁻19 की -18, 6.6 10⁻⁻19 की -18, -19 की -18, 6.6 into 10⁻⁻19 की -18। ऑल राइट, सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे, सभी लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है क्या? आप सबके सामने है अगला सवाल। चलिए सब लोग फ्लो में आ गए क्या? अगला सवाल आप सबके सामने है। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हैविंग एनर्जी E is 6000 angstrom, then calculate the wavelength of radiation having energy 3E। कुशल मंगल ने सबसे पहले सही जवाब दिया, आशुतोष व्यास ने उसके बाद। थोड़ा सा पीछे हो गए बेटा, थोड़ा सा पीछे, सेकंड्स का अंतर था। मोहम्मद बेटा आपका आंसर गलत आ रहा है, एक बार करेक्शन, एक बार चेक करो कैलकुलेशन। सुधांशु आपका भी आंसर गलत आ रहा है, चेक योर कैलकुलेशन। मैं देख रहा हूं बच्चों का जिनका गलत आंसर आ रहा, एक जैसा ही गलत आ रहा, मतलब आप एक जैसी एरर कर रहे हो। कैलकुलेशन देखे, युगल आपका भी आंसर गलत आ रहा है। ओके यार कितना आसान है, पहले सवाल को समझो। एक रेडिएशन है, जब भी सवाल में 1 2 3 4 ऐसी बातें करें, फर्स्ट वेवलेंथ, सेकंड वेवलेंथ, थर्ड वेवलेंथ, फर्स्ट फोटोन, सेकंड फोटोन, थर्ड फोटोन, जब भी ऐसी बातें करें सबसे पहले प्रॉपर नंबरिंग कर लिया करो, इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। प्रैक्टिस करते करते करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जिनको कंफ्यूजन होता है, जिनमें अक्सर आंसर उल्टा आता है, बनता तो है वो इस वजह से आता है, जहां 1 वहां वो 2 रख देते हैं, जहां 2 वहां वो 1 का डाटा रख देते हैं। तो आप पहले ऐसे नंबरिंग कर लो 1 and 2। ऑलराइट, अब आप आते हैं अपन फर्स्ट वाले में। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन हैविंग एनर्जी 6000 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट वाले की एनर्जी दे रखी है, सॉरी एनर्जी दे रखी है E, लैम्डा दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम। दूसरे वाले की एनर्जी दे रखी है 3E, लैम्डा हमसे पूछा है। पूरी दुनिया को पता है एनर्जी E बराबर hc/लैम्डा होता है, एनर्जी लैम्डा की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, जिसको नहीं समझ में आया वो स्क्रीन पे देखेगा। पूरी दुनिया को पता है एनर्जी E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा होता है। मेरा कहने का मतलब है अपन कह सकते हैं E1/E2 इक्वल टू लैम्डा 2/लैम्डा 1, क्योंकि एनर्जी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि एनर्जी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अपन कह सकते हैं E1/E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2/लैम्डा 1। क्या किसी को इस स्टेप में डाउट है? क्या किसी को इस स्टेप में डाउट है? क्या किसी को इस स्टेप में डाउट है? E1/E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2/लैम्डा 1।
ऑलराइट, तो यार खेल खत्म भैया, 1 वाला 2 वाला, तो अपन क्या कहते हैं, E1 बाई E2 बराबर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। जब ऐसे नंबरिंग करके लिखो ना 1 2, तो कंफ्यूजन नहीं होता है। अब तसल्ली से आप रखोगे 1 कौन है 2 कौन है। E1 कितना है E, E2 कितना है 3E, लैम्डा 2 कितना है सर, वही तो पता करना है। लैम्डा 1 कितना है 6000। अरे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, बोलो कितना 2000, क्या एंगस्ट्रॉम। ओके ओके, ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। इसका आंसर पूरी क्लास देगी यार, बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, पूरी क्लास से मुझे इसका आंसर चाहिए। द एनर्जी इज E1 and E2, E1 and E2 of two radiations are 25 eV and 50 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। फाइंड द रेशियो देयर वेवलेंथ। यार ये बिल्कुल पहले जैसा सवाल है, ये तो वो बचपन वाला अलजेब्रा का सवाल हो गया। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, फिर a और b की वैल्यू बताई, एक बार 1 और 2, अगला सवाल आपसे पूछ लिया 4 और 5 के लिए। यार इसका आंसर चाहिए, इसका आंसर चाहिए। प्रवीण बेटा चेक योर कैलकुलेशन केयरफुली। इस बार पूरी क्लास का क्या कोई ऐसा बच्चा है, कोई एक बच्चा ऐसा है जिसको इस सवाल में करना क्या है समझ में नहीं आ रहा है, जिसको इस सवाल में करना क्या समझ में नहीं आ रहा है, जिसको इस सवाल में करना क्या समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है, सब आंसर देने में बिजी है, किसी को टाइम नहीं, ये बताए नहीं सर हमें नहीं आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तबरेज बेटा यार क्या कर रहे हो, चलो फिर से वही फॉर्मूला है। अरे एनर्जी और लैम्डा की बात कर रहा है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो E1 बाई E2, बोलो बोलो तबरेज बोलो, E1 बाई E2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, बोलो E1 बाई E2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। E1 कितना, अब नंबरिंग कर लो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2, ठीक है। तो E1 बाई E2 25 बाई 50 इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1, तो लैम्डा 2 और लैम्डा 1 कितना आ गया 1:2, तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 कितना होगा 2:1। सर आप लैम्डा 1 2 क्यों निकाल रहे, अरे ऊपर कुछ नहीं बोला है, तो जिस सीक्वेंस में डाटा दिया है उसी सीक्वेंस में रेशियो निकाले अपन, ठीक है। एंड द करेक्ट आंसर इज 2:1, एंड द करेक्ट आंसर इज 2:1। ओके, अब समझ में आ गया लगता है, बोलो आप समझ में आ गया क्या। तबरेज बेटा आप समझ में आ गया क्या, आपने हाथ खड़े किए थे। ओके, तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। Calculate the energy of a photon having lambda 700 नैनोमीटर in eV। अपने को लैम्डा दे रखा है 700 नैनोमीटर, अपने से एनर्जी पूछा है, वो भी किसमें ईवी में। ट्रिक लगाओ, ईवी वाला, जूल वाला नहीं, ईवी वाला। पूरा एचसी की वैल्यू लिख के सॉल्व किया, फिर तो सवाल आज न हुआ। बहुत अच्छे बेटा यार, आप लोग अगर सच में सब सारे आंसर दे रहे हैं सही, तो आप सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कितना आसान है यार, क्या किसी को फॉर्मूला नहीं याद आया, जिसको फॉर्मूला नहीं याद आया उसके लिए मैंने स्क्रीन पे फॉर्मूला चिपकाया। बेटा जब कभी एनर्जी ईवी में पूछेगा 12,400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम में लिख के आना। अगर कभी लैम्डा एंगस्ट्रॉम में नहीं नैनोमीटर में दिया हो, तो मेरा फॉर्मूला 1240 अपॉन लैम्डा इन नैनोमीटर चिपकाना। ईवी में पूछा है तो 1240 अपॉन 700 नैनोमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, एंड द करेक्ट आंसर इज 1.77। चलेगा, कुछ बच्चों ने 1.8 दिया, चलेगा यार, चलेगा, 1.7 चलेगा भैया, 1.8 भी चलेगा। आप बहुत अच्छा कैलकुलेशन करना है, इतनी कैलकुलेशन भी नहीं आती आपके एग्जाम में। वेल द करेक्ट आंसर इज 1.77 EV। अब आप सब तैयार हो जाओ अगले सवाल का आंसर देने के लिए। अगले सवाल में पूरी क्लास का आंसर आना चाहिए सवाल सही।
आप सबके सामने है अगला सवाल, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें, थोड़ा सा। 10 की पावर 8 photons of a certain light radiation are found to produce 3 joule energy. Calculate wavelength in meter. अपने को वेवलेंथ बताना है मीटर में। हाँ बेटा, भेजता हूं, मैं भेज दूंगा लिंक, एक साथ भेज दूंगा, डोंट वरी। अभी अभी जो चल रहा है उस पर ध्यान दीजिए। 10 की पावर 8 फोटोन है, एक फोटोन नहीं है। सबसे पहले सही जवाब दिया जयेश ने। एनर्जी दे रखा है 3 जूल, नंबर ऑफ फोटोन दे रखा है 10 की पावर 8, अपने से वेवलेंथ पूछा है, एनर्जी जूल में दिया है। तीन फॉर्मूला ट्रिक में आपको बताया था। सबसे पहला जूल वाला इसमें लगाना पड़ेगा जब कभी एनर्जी जूल में निकालना होगा। 2 इंटू 10 की पावर -25 अपॉन लैम्डा इन मीटर। एनर्जी किसमें? जूल में। सर ये जो फॉर्मूला होता है ये तो केवल एक फोटोन के लिए होता है, पर यहाँ एक फोटोन नहीं, यहाँ एन फोटोन है। तो बच्चों एक फोटोन के लिए फॉर्मूला है एनर्जी ई बराबर एच सी बाई लैम्डा, तो एन फोटोन के लिए क्या होगा? एन इंटू एच सी बाई लैम्डा। एस सी की वैल्यू अपन ने लिख ली 2 इंटू 10 पावर -25, एन की वैल्यू पुट करेंगे, ई की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। एन कितना है? 10 की पावर 8 इंटू 2 इंटू 10 पावर -25 अपॉन लैम्डा इन मीटर, वही तो पता करना है। तो लैम्डा इन मीटर आ जाएगा, लैम्डा इन मीटर आ जाएगा, लैम्डा इन मीटर आ जाएगा। क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, पर सबने अटेम्प्ट नहीं किया यार, मैं देख रहा हूं सबने अटेम्प्ट नहीं किया इस सवाल को। कुछ बच्चों ने बस 6.6 लिख के छोड़ दिया है। 10 की पावर भी बताएंगे, 10 की पावर भी बताएंगे। वेल, द करेक्ट आंसर इज 6.6 into 10 की पावर -18, 6.6 into 10 की पावर -18 आ जाएगा ना। एंड द करेक्ट आंसर इज, इस सवाल का सही जवाब है 6.6 इंटू 10 की पावर, यार ये 2 है, नीचे 3 आएगा। ये भी बता दूं क्या? लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 8 है, तो लिख लो 20 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर -25 अपॉन 3। कहां कैलकुलेशन है यार, 20/3 पूरी दुनिया को पता है 6.6, ये 25 और 7 कितना हो गया? क्लियर है क्या? तो लैम्डा अपने पास आ गया मीटर में। ओके, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। अगला सवाल तैयार है क्या? क्या आप अगले सवाल के लिए तैयार हैं? आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। ओके, अगला सवाल कह रहा है अ गैस absorb a photon of wavelength 300 nanometer and emits two radiation in which one having wavelength of 400 nanometer find out wavelength of another radiation। ऐसा समझो कि अपने पास एक सैंपल है, इस सैंपल में कोई गैस भरी है, इसमें एक फोटोन आया है, इससे टकराया है, जो फोटोन आया है एनर्जी लेके आया है, एनर्जी का डाटा नहीं दिया है, लैम्डा दे रखा है, उसका लैम्डा 300 नैनो मीटर है, आके यहाँ पे कुछ हुआ है, उससे दो फोटोन और निकला है, दो एनर्जी पैकेट और निकले हैं, उनकी भी कुछ एनर्जी होगी, जितनी एनर्जी लेके आए थे उतनी एनर्जी तुमकी होगी। अगर 5 एनर्जी लेके आए थे तो जो दो फोटोन एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी भी तो 5 ही रहेगी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर आने वाली एनर्जी 100 जूल है तो एमिटेड फोटोन की टोटल एनर्जी 100 जूल ही तो रहेगी। इन दोनों की एनर्जी जितनी भी होगी दोनों मिला के इस एनर्जी के बराबर ही होगा। मैं आपको लॉजिक दे रहा हूं, मैं आपको भी हिंट दे रहा हूं इस सवाल को कैसे करें। कुछ बच्चों का आंसर आ चुका है। तो सवाल कह रहा है एक फोटोन आया, इससे टकराया, इससे दो फोटोन एमिट होते हैं, एक फोटोन का लैम्डा है 400 नैनोमीटर, अपने को दूसरे फोटोन का लैम्डा बताना है, अपने को दूसरे फोटोन का लैम्डा बताना है। एनर्जी को कंजर्व करिए, आने वाली एनर्जी इक्वल टू निकलने वाली एनर्जी, आने वाली एनर्जी इक्वल टू निकलने वाली एनर्जी। और जिस बच्चे ने सबसे पहले सही जवाब दिया, बिल्कुल नया चेहरा है,
नहीं नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल नया चेहरा है, उसका नाम है तन्मय। तन्मय ने सबसे पहले सही आंसर दिया, उसके बाद श्रेय ने। हर्षित बेटा आपका कैलकुलेशन एरर है, निहरेंद्र आप भी देखेंगे कैलकुलेशन एरर है, उसके बाद तो लाइन से सही आंसर आ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वेरी वेरी सिंपल, अपने को एनर्जी कंजर्व करना है। देखो मैं कैसे कह रहा हूं, जिसको नहीं समझ में आया उसका ध्यान चाहिए, जिसको नहीं समझ में आया उसका ध्यान स्क्रीन पर। आने वाली एनर्जी ई बराबर निकलने वाली एनर्जी E1 प्लस E2। आने वाली एनर्जी ई, निकलने वाली एनर्जी E1 प्लस E2। ये कौन है, फोटोन। एनर्जी का फॉर्मूला hc बाय लैम्डा इक्वल टू hc बाय लैम्डा 1 प्लस hc बाय लैम्डा 2। hc कट जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा दे रखा है 300, लैम्डा 1 कितना 400, लैम्डा 2 निकालना है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू बच्चों 1 बाय 300 माइनस 1 बाय 400, तो यहां से लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाएगी 1200 नैनोमीटर। लैम्डा 2 इक्वल टू 1200 नैनोमीटर। लॉजिक था आने वाली एनर्जी, इनपुट एनर्जी इक्वल टू आउटपुट एनर्जी, एनर्जी कंजर्व रहेगी। ऑलराइट, आप सबके सामने स्क्रीन पर है, आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। ओके, अब अगले सवाल को करने के पहले अपने को कुछ नया सीखना है, ठीक है। अभी जो अपन ने सवाल किए मुझे आप सबका ध्यान चाहिए, ठीक है। ये जो सवाल हम कर रहे थे जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पर अपन ने लैम्डा निकाला 1200 नैनोमीटर था, ये कुछ एक सवाल थे बेस्ड ऑन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अपन आते हैं हमारा चैप्टर का फ्लो क्या चल रहा था। सबसे पहले अपन ने बात करी थॉमसन मॉडल पे, फिर आता है रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझा नहीं पा रहा था। रदरफोर्ड मॉडल ये नहीं बता पा रहा था कि आखिर क्यों एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में डिप नहीं हो जाता। रदरफोर्ड मॉडल इन बेसिक बातों का जवाब नहीं दे पा रहा था। तो उसी समय हुआ क्या, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आई। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने लोगों के जहन से एक वहम को हटा दिया। वो वहम ये था कि जो वेव है वो केवल वेव ही है, जबकि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डुअल नेचर होता है। उसका वेव नेचर होता है, उसके अंदर वेवलेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वो सारे गुण जो वेव के होते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन साथ में उसके अंदर पार्टिकल नेचर भी होता है, उसका एक पार्टिकल जैसा बिहेवियर भी होता है। वेव जिसे हम केवल वेव मानते हैं क्योंकि उसके अंदर पार्टिकल जैसा भी कुछ होता है, वो पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। यही फोटोन का कंसेप्ट समझाता है। So now we all know there is something called photon, which is nothing but packet of energy. वो कोई पार्टिकल ही नहीं है, वो एक एनर्जी का पैकेट है, वो लिफाफे में बंद एनर्जी है। अगर वो किसी से टकराएगा तो एनर्जी बट जाएगी, वो खत्म हो जाएगा। वो कोई पार्टिकल नहीं है, वो कोई टेनिस बॉल नहीं है कि दीवार से टकराएगा तो टकराने के बाद वो बचा रहेगा। वो कोई पत्थर नहीं है कि बहुत तेजी से मारोगे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा, नहीं। वो अपने आप में एक एनर्जी का पैकेट है, और वो अगर किसी से टकराएगा तो वो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। वो एक लिफाफे में बंद एनर्जी की तरह। लिफाफा खुला तो एनर्जी पूरी बट गई, ऐसा नहीं। लिफाफा खुला, थोड़ी एनर्जी गई, थोड़ी देर बंद करो लिफाफा, ऐसा नहीं। ओके, अब लोगों को ये समझ में आ गया कि यार ये जो वेव है इसका डुअल नेचर है। उसी समय एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम था बोर। क्या नाम था, बोर। बोर ने कहा यार जिस दिन मुझे पता चला कि ईएम वेव के अंदर फोटोन होता है, ईएम वेव के अंदर क्वांटम होता है, यह समझाना बहुत आसान हो गया कि क्यों एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी घटती नहीं, क्यों एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में डिप नहीं होता। बोले कैसे, बोले देखो मैंने मेरा मॉडल दिया, मैंने मेरा मॉडल दिया, बोर साहब कह रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बोर साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, बोर साहब। उन्होंने कहा मैंने मेरा एटॉमिक मॉडल दिया, मैंने मेरा एटॉमिक मॉडल दिया, लेकिन जब भी कोई मॉडल देता है, जब भी कोई थ्योरी देता है, तो वो थ्योरी या वो मॉडल कुछ पोस्टुलेट्स पर बेस्ड होती है, कुछ कंडीशंस पर बेस्ड होती है। तो बोर ने कहा
अगर मेरे मॉडल को समझना चाहते हो तो पहले आपको मानना पड़ेगा कि मैंने किन किन बातों को मान के मॉडल बनाया। बोले अच्छा बताओ क्या क्या आपके पोस्टुलेट है। बोले सबसे पहले तो मेरे मॉडल में बीचों बीच न्यूक्लियस है। बोले इसमें कौन सी नई बात है, ये तो रदरफोर्ड में भी था। बोले मेरे मॉडल में न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। बोले ये कौन सी नई बात है, ये तो रदरफोर्ड में भी था। बोले मेरे मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन है जो चारों तरफ न्यूक्लियस के घूम रहा। बोले ये कौन सी नई बात है, ये तो रदरफोर्ड में भी था। बोले ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जिस जगह घूम रहा है इसका नाम है ऑर्बिट। क्या नाम है, ऑर्बिट। उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन जो जहां घूम रहा है इसको अपन बोलेंगे आज से ऑर्बिट। उन्होंने इसे ऑर्बिट भी बोला, उन्होंने इसे शेल भी बोला, उन्होंने इसे एनर्जी लेवल बोला, उन्होंने इसे एनर्जी लेवल बोला, उन्होंने इसे स्टेशनरी स्टेट भी बोला। आपको ये नाम याद रखने पड़ेंगे क्योंकि कभी कभी सवाल में सिंपल ऑर्बिट नहीं बोल के बोलता है स्टेशनरी स्टेट, तो बच्चा परेशान हो जाता है, सर ये होता क्या है, अरे ये ऑर्बिट ही है। उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन जो है ये सर्कुलर मोशन में है, ये जहां सर्कुलर मोशन में है वो एक ऑर्बिट है, वो एक शेल है। शेल के नंबर 1 2 3 4 ऐसे कई सारे शेल होंगे। बोले ये जो शेल है बोर साहब ने कहा कि इन्हें अपन ऐसा क्लासिफाई कर सकते हैं, जो ऑर्बिट है वो फर्स्ट ऑर्बिट है मतलब न्यूक्लियस के जस्ट करीब है, वो सेकंड ऑर्बिट है मतलब न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ एंड सो ऑन। उन्होंने इन ऑर्बिट्स को के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एंड सो ऑन के नाम से भी डिफाइन किया। बोले बोर साहब आपने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहा, कहीं ना कहीं आपने रदरफोर्ड के मॉडल को ही शब्दों में बांध दिया। रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा, आपने इतना कह दिया कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा और जहां घूम रहा वो ऑर्बिट है, इसमें नया क्या है। बोले इसमें नया है बेटा। बोले क्या नया है। बोले ये जो ऑर्बिट है ये कोई खास कोई नॉर्मल चीज नहीं है। बोले ये है एनर्जी लेवल। बोले एनर्जी लेवल का मतलब क्या है। बोले ये एक एनर्जी का लेवल है। ऐसे समझो कि जब एक बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में फ्लोर होते हैं, ये है फर्स्ट फ्लोर, ये है सेकंड फ्लोर, ये है थर्ड फ्लोर, ये है फोर्थ फ्लोर, ये है फिफ्थ फ्लोर। जैसे किसी बिल्डिंग में फ्लोर होता है और हर फ्लोर पोटेंशियल एनर्जी का एक लेवल होता है। पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हाइट बढ़ेगी। मतलब जो बंदा यहां पर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी H1 के करस्पॉन्डिंग है, जो बंदा यहां पर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी H2 करस्पॉन्डिंग है, जो बंदा यहां पर है H3 के, जो बंदा यहां पर है H4 एंड सो ऑन। बोले जिस प्रकार से एक बिल्डिंग में फ्लोर के बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है और हर फ्लोर एक एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक उसी प्रकार से एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में होता है, एक फ्लोर में होता है। कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है या किसी एनर्जी लेवल में है, ये इस बात से डिसाइड होता है कि वो कितनी एनर्जी पजेस करता है। या इसको ऐसे समझो कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो वो वहां इसीलिए है क्योंकि वहां रहने लायक है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट में रहने के लिए एनर्जी चाहिए एक्स, तो वहां वही इलेक्ट्रॉन रह सकता है जो एनर्जी लेकर बैठा होगा एक्स। जिसके पास एक्स एनर्जी नहीं है वो फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं होगा। अगर सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी चाहिए 2x, तो वहां वही इलेक्ट्रॉन बैठेगा जो 2x एनर्जी लेके होगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी 2x नहीं होगी वो वहां नहीं होगा। बोले अच्छा। बोले ये एनर्जी लेवल है, ये फिक्स एनर्जी लेवल है। बोले आपको कैसे पता चला कि फिक्स एनर्जी लेवल है। बोले मेरे पोस्टुलेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर किसी सर्कुलर ऑर्बिट में है तो उसका अपना एक एंगुलर मोमेंटम है। आप सब जानते हैं जब कभी कोई बॉडी लीनियर मूव करती है तो उसका लीनियर मोमेंटम होता है, जब कभी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो कि सर्कुलर मोशन में है, जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, जिसकी अपनी एक वेलोसिटी है, जिसकी न्यूक्लियस से अपनी एक दूरी है, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो इसका एंगुलर मोमेंटम है। और ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। ये h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। साइंटिस्ट लोगों ने पूछा बोर्ड से, सर आपको ये कहां से पता चला, ये आपको सपने में आया, ये कहां से पता चला।
बोले यार मैं आपको आपके सिलेबस की भाषा में बता रहा हूं पहले। बोले यार ये मेरा पोस्टुलेट है, ये मत पूछो कहां से पता चला, मान लो ऐसा होता है। हालांकि रिसर्च पेपर आगे प्रूव करते हैं कि इसके पीछे उनके पास कुछ रिसर्च थे, बट आप ये मान के चलेंगे ये बोर का पोस्टुलेट था, और क्योंकि बोर के पास इसका कोई प्रॉपर वैलिड सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं था, तो ये बोर मॉडल की लिमिटेशंस में भी एक है। बोर वाज अनेबल टू एक्सप्लेन व्हाई एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। वो इसको प्रूफ नहीं बताए थे, इस प्रूफ की मदद से बाकी सारी बातें प्रूफ करी थी। इस फैक्ट की मदद से उन्होंने सब कुछ समझाया। ये फैक्ट कहां से आया, इसका कोई खास जवाब उन्होंने नहीं दिया था। ये बोर मॉडल की लिमिटेशंस में से एक माना जाता है। फिलहाल अपने को तो ऐसे पढ़ना है, बोर साहब का पोस्टुलेट था कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। बोले अच्छा, आप कह रहे हो बीचों बीच न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसके चारों तरफ घूम रहा होता है, ठीक वैसा ही होता है जैसा कि सोलर सिस्टम में प्लैनेट घूम रहा होता है। इस इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो NH अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। बोले कहने का मतलब क्या है? ये कहने का मतलब है यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट है। बोले मतलब, बोले जो ऑर्बिट है वो या तो 1 होगी, बोले सही बात है, या तो 2 होगी, या तो 3 होगी, या तो 4 होगी। ऑर्बिट कभी 1.5, 2.5, 3.5 नहीं होती। या तो ऑर्बिट फर्स्ट है, फर्स्ट नहीं तो सेकंड है। ऐसा नहीं सर वो 1.5 ऑर्बिट, अरे 1.5 ऑर्बिट क्या होता है? तो बोले जो ऑर्बिट है 1 2 3 4 होगा। बोले ठीक है। तो बोले जो एंगुलर मोमेंटम है, जो एंगुलर मोमेंटम है, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, मतलब अगर n इक्वल टू 1 है, तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होगा? h अपॉन 2 पाई। बोले ठीक है। बोले अगर n इक्वल टू 2 है तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो होगा कितना? h अपॉन पाई। यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल होगा, h अपॉन पाई। ठीक उसी प्रकार से अगर n इक्वल टू 3 है तो जो एंगुलर मोमेंटम है वो है 3h अपॉन 2 पाई। बोले इसमें ऐसा खास क्या है? बोले इसी में सब कुछ खास है, इसी में सारी जान है, इसी में सारे सवालों का जवाब है। बोर ने कहा कि मेरा जो एटॉमिक मॉडल है वो कुछ पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है। वो पोस्टुलेट में सबसे पहला पोस्टुलेट था एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, काम का पोस्टुलेट। बाकी सारे ऑर्बिट है, घूम रहा है, वो सब ऐसे थे। उसको ये बोलते हैं एनर्जी लेवल, बोलते हैं स्टेट बोलते हैं, ठीक, वो तो टर्म्स है। जो सबसे काम का पोस्टुलेट था वो ये था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। और जिस दिन हमने कहा कि एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो हम क्या कहना चाहते हैं सुनिएगा। हम कहना चाहते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई है। या ऐसे सोचो, जब जब किसी इलेक्ट्रॉन का जब जब किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई होगा, वो फर्स्ट ऑर्बिट में ही होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई है। अगर वो h अपॉन 2 पाई एंगुलर मोमेंटम लेके बैठा है, मतलब पक्का वो फर्स्ट ऑर्बिट में है। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन पाई है। या उल्टा सोचो, किसी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन पाई है, मतलब वो सेकंड ऑर्बिट में ही है, बीच का कोई लफड़ा नहीं है। या तो h अपॉन 2 पाई है, या तो h अपॉन पाई है, बीच का कोई लफड़ा नहीं है। इलेक्ट्रॉन अगर n इक्वल टू 1 पे है तो इतना ही एंगुलर मोमेंटम है, ये नहीं तो 1 पे नहीं है, ये नहीं तो 1 पे नहीं है। सेकंड ऑर्बिट में है तो h अपॉन पाई है, ये है तो वो सेकंड में है, ये नहीं तो सेकंड में नहीं है, बीच कोई लफड़ा नहीं है। इसे कहते हैं एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड। एनर्जीज आर क्वांटाइज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है? आप कहना चाहते हो कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, तो क्वांटाइजेशन का पहले मतलब बताओ। क्वांटाइजेशन का मतलब एक बड़े सरल भाषा में आपको समझाता हूं बच्चों, आप सबका ध्यान चाहिए। हेलो, सुन रहे हो क्या? आप सबका ध्यान चाहिए कि बेटा मान लीजिए ये एक हाइट है और यहाँ पे ऐसी सीढ़ी है। क्या है ये? सीढ़ी है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक बॉल को रख दिया। क्या रख दिया? एक बॉल को रख दिया। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक स्लोप है और एक बॉल को रख दिया। जब मैं इस बॉल को यहां से गिराऊंगा, किसी मोमेंट पर, किसी टाइम टी पर अगर मैं पहले वाले केस में बॉल की हाइट पूछूंगा, तो आप कहोगे सर बॉल या तो यहां पर होगी, या तो यहां पर होगी, या तो यहां पर होगी, या तो यहां पर होगी। हवा में तो बॉल नहीं होगी जब मैं आपसे हाइट पूछूंगा। लेकिन जब मैं यहां पर आपसे बॉल की हाइट पूछूंगा तो किसी भी टाइम टी पर बॉल कहीं पर भी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं पहले वाले केस में बॉल की हाइट पूछूं
तो बॉल की हाइट या तो ये होगी, 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 दूसरा कोई नंबर नहीं होगा। या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा, दूसरा कोई नंबर नहीं होगा। लेकिन जब मैं दूसरे वाले केस में बॉल की हाइट पूछता हूं, वो कुछ भी हो सकता है। वो इस एच हाइट में कुछ भी हो सकता है। वो 1 पॉइंट समथिंग हो सकता है, वो 0.000 कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप क्वांटाइज्ड बोलते हो, तो क्वांटाइजेशन का मतलब है उसके पास एक फिक्स डिफरेंस है, उसके पास एक फिक्स डिफरेंस है, उसके पास एक फिक्स डिफरेंस है। बोर साहब ने कहा कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, मतलब एंगुलर मोमेंटम में फिक्स डिफरेंस है, और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, तो उन्होंने कहा इसका मतलब एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। मैक्सवेल साहब कहते हैं इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिट करेगा। बोर साहब कहते हैं इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में है तो वहां इसीलिए है क्योंकि वहां रहने लायक है, क्योंकि वहां के बराबर एनर्जी है, वो एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा। वो एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा क्योंकि उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, और क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, इसका मतलब एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। बोले यार एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, ये कैसे? एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, ये कैसे? बोर ने कहा प्रूफ करके बताऊंगा, केवल बातें नहीं कर रहा हूं। बोर ने कहा प्रूफ करके बताऊंगा, केवल बातें नहीं कर रहा हूं। बोले प्रूफ करके बताओ। बोले बताता हूं। उसके पहले दिमाग में सेट कर लो मैंने क्या क्या कहा। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन होगा, ऑर्बिट होगा, एनर्जी लेवल होगा, स्टेशनरी ऑर्बिट होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, mvr बराबर h/2 पाई होगा, वो क्वांटाइज्ड होगा, वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। पहले इसके दिमाग में सेट कर लो। बोले सेट हो गया। बोलो क्या ये सेट हो गया? बोलो क्या ये सेट हो गया? जब ये सेट हो जाएगा तभी मैं आपको बता पाऊंगा बोर ने कैसे एनर्जी क्वांटाइज्ड है को प्रूव किया। यार कहानी कुछ ऐसे चल रही थी बच्चों, कहानी कुछ ऐसे चल रही थी। मैक्सवेल ने रदरफोर्ड से सवाल पूछा, रदरफोर्ड मैक्सवेल के सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। मैक्सवेल का सवाल था आखिर क्यों इलेक्ट्रॉन नहीं डूब जाता है। बोर कह रहे हैं वो नहीं डूबता है क्योंकि एनर्जी का एमिशन नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी फिक्स होती है, वो वहां है, वो इसीलिए है क्योंकि उसकी एनर्जी फिक्स है। कैसे है? मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा। ओके, पहले आपके डाउट ले रहा हूं मैं यहां पे। सर एक बच्चे ने कहा कि सर क्वांटाइज्ड क्या होता है? ऑलराइट, क्वांटाइज्ड का मतलब है कांस्टेंट डिफरेंस, फिक्स डिफरेंस। मतलब जैसे मैं वो बॉल वाला एग्जांपल ले रहा था, मैंने कहा एक मिनट मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी है, मान लेते हैं 1 2 3 4 5, मान लेते हैं इसकी हाइट 5 है, ठीक। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। तो जब मैं आपसे पहले वाले केस में बॉल की हाइट पूछूंगा, या तो आप मुझे 1 बताओगे, या तो आप मुझे 2 बताओगे, या तो आप मुझे 3 बताओगे, या तो आप मुझे 4 बताओगे, या तो आप मुझे 5 बताओगे। या तो आप मुझे 1 बताओगे, या तो आप मुझे 2 बताओगे, या तो आप मुझे 3 बताओगे, या तो आप मुझे 4 बताओगे, या तो आप मुझे 5 बताओगे। आप मुझे 1.1111 नहीं बताओगे, आप मुझे 2.2222 नहीं बताओगे, आप मुझे 3.3333 नहीं बताओगे। लेकिन अगर दूसरे वाले केस में मैं आपसे बॉल की हाइट पूछूं और इसकी हाइट भी 5 है, तो बॉल कहीं पर भी हो सकती है ना बेटा। क्या पता बॉल यहां हो, क्या पता हल्का सा ऊपर हो, क्या पता और हल्का सा नीचे हो, क्या पता कहीं हो। तो यहां 0 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। दूसरे वाले केस में बॉल की हाइट 0 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है। पहले वाले केस में कुछ भी नहीं हो सकता। या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। एक फिक्स नंबर होगा, एक फिक्स डिफरेंस होगा। यही क्वांटाइजेशन होता है, जैसा कि फोटॉन के साथ होता है। एक फोटॉन है, फिर गैप है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। तो एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। या तो एक्स है, फिर 2x है, फिर 3x है। अब आप लोग 12th पढ़ के आए हो यार, तो आपसे मैं इतनी बात कर लेता हूं। आप लोग 11th 12th पढ़ के आओ, हल्का सा आइडिया दे रहा हूं, याद दिला रहा हूं आपको। अगर याद हो तो n इक्वल टू 1 की एनर्जी 13.6, तो भैया 13.6 है तो 13.6 है। उसके बाद है 3.4, बीच का कोई लफड़ा नहीं है। ये क्वांटाइजेशन है, एक फिक्स इंटरवल है, एक फिक्स वैल्यू है। या तो ये है, या तो ये है। उसके बाद एनर्जी है 1.51, या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है। ये क्वांटाइजेशन है।
क्वांटाइजेशन मतलब फिक्स वैल्यूज विद अ कांस्टेंट डिफरेंस, विद अ फिक्स डिफरेंस। एक मिनट, अभी और डाउट ले रहा हूं आपके। मैक्सवेल क्या गलत था? नहीं, गलत नहीं था, वो अलग रेफरेंस है। मैक्सवेल गलत नहीं था, मैक्सवेल ने जहां कंसेप्ट लगाया वो गलत था। क्वांटम नंबर क्या होते हैं बाद में आएंगे, चलिए फालतू का डाउट है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? फिजिक्स बेटा, फिजिक्स। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? फिजिक्स। ऑलराइट, चलिए फिर से आप सबका ध्यान। ओके, तो मैंने आपसे कहा ऑर्बिट क्या है, क्लियर है। सेल क्या है, क्लियर है। एनर्जी लेवल क्या है, क्लियर है। स्टेशनरी स्टेट क्या है, क्लियर है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, क्लियर है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बच्चों, शुरू का 15 से 20 मिनट थोड़ा आपको याद करने में दिमाग लगाना है, क्योंकि अपने को पढ़ना भी है, साथ में एग्जाम के हिसाब से तैयारी भी करनी है। तो पहले आपको सारे फॉर्मूले याद करने। जब सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो फिर अपन एक बार फिर इसमें लौटेंगे। अभी कहानी यहां रुक गई, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, इसी वजह से एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है। एनर्जी क्वांटाइज्ड क्यों है ये प्रूव करके बताओ। बताते हैं, उसके पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक है बच्चों, अपने को अब सारे फॉर्मूले याद करने। तो ये सारी बातें थी बोर एटॉमिक मॉडल की। यहां वही सारे पॉइंट लिखे हैं जो मैं आपको समझा रहा था, ये मैं भी आपको समझाऊंगा कुछ देर में। जो बोर मॉडल है वो किस किस पॉइंट पे बेस्ड है, ये वहां पे सारे लिखे हैं। उनका फर्स्ट पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम वाला, स्टेशनरी स्टेट ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने इस ऑर्बिट का नाम रखा KLMN एंड सो ऑन। जो मैंने आपको समझाया वही सब कुछ यहाँ लिखा है, तो इसे आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। मैं लौटता हूं इस पर, ऑलराइट। चलिए, आप सबका फिर से ध्यान चाहिए। तो कहानी कुछ ऐसी चल रही थी कि अपने पास एक एटम है, हमें प्रूव करना है कि आखिर वो इलेक्ट्रॉन क्यों डिप नहीं हो जाता। यार मैं आपको बताऊं, बोर ने इतनी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें बताई थी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको मैं एक डेरिवेशन करके बताऊंगा और बाकी सारे फॉर्मूले याद कराऊंगा, ठीक है। उन्होंने कहा, किसने कहा? बोर ने। बोर ने कहा कि मान लीजिए ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। आप सबको कॉपी में लिखना नहीं है, देखना है। आप सबको कॉपी में लिखना नहीं है, आपको देखना है और मेरे साथ ध्यान से सुनना है, और हाँ या ना, ना जहां बैठे हुए बोलते रहना है। आप सबको लिखना नहीं है, जहां बैठे हैं बस हाँ या ना में बोलना है। देखेंगे बच्चों, ये एक न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है, मात्र एक इलेक्ट्रॉन है। बोर के सारे डेरिवेशन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वैलिड है। मैं जितनी भी बातें आपको बताऊंगा वो सब सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बोर का मॉडल है, जो बोर का एटॉमिक मॉडल है, वो बहुत हद तक सही है अगर वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। तो बोर ने सारी बातें सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मान के कही। यहां पर न्यूक्लियस है बच्चों। क्या है यहां पर? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है? होता है। किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या वो Z होता है? होता है। लिखना नहीं है बच्चों। किसी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, क्या वो Z होता है? होता है। जो Z होता है, क्या वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है? होता है। जो प्रोटॉन होता है, क्या वो Z के इक्वल होता है? होता है। एक प्रोटॉन है तो कितना चार्ज? 1e। एक प्रोटॉन है तो कितना चार्ज? 1e। इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के बराबर ही तो होता है, वो तो माइनस ये तो प्लस में होता है। एक प्रोटॉन का चार्ज 1e, दो प्रोटॉन का चार्ज 2e, थ्री प्रोटॉन का चार्ज 3e, z प्रोटॉन का चार्ज ze। ये जो न्यूक्लियस है किसी एटम का, उसमें z प्रोटॉन है, उस पर चार्ज ze है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इसका चार्ज e है, इसका चार्ज Ze, इसका चार्ज E, इनके बीच में डिस्टेंस है R। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसका फॉर्मूला K(Q1Q2/R²) होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में आपने पढ़ा होगा, अरे बोलो ना, K(Q1Q2/R² होता है। ये क्या हो गया? अट्रैक्शन फोर्स। ये क्या हो गया? अट्रैक्शन फोर्स। ये क्या हो गया? अट्रैक्शन फोर्स।
तो लोगों ने बोर्ड से पूछा, बोर्ड साहब एक बात बताइए, जब ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा तो इलेक्ट्रॉन इसकी ओर क्यों नहीं आ रहा? बोले क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में है, और जब कभी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, जब कभी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है तो अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स और बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। आप सबने फिजिक्स में पढ़ा होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला एम स्क्वायर बाई आर होता है। बोलो क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है? क्या बात है। अंदर की तरफ लग रहा अट्रैक्शन फोर्स, बाहर की तरफ लग रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लोगों ने बोर से पूछा ये अंदर क्यों नहीं आता है? बोर ने कहा क्योंकि जितनी ताकत से खींचा जाता है उतनी ताकत से ऊपर धकेला भी जाता है, इसीलिए ना तो अंदर ना तो बाहर जाता है। उन्होंने कहा सरल भाषा में, सरल भाषा में जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। अरे तभी तो इलेक्ट्रॉन ना तो अंदर ना तो बाहर है। अगर अट्रैक्शन ज्यादा तो अंदर होता, अगर सेंट्रीफ्यूगल ज्यादा तो बाहर होता। अट्रैक्शन इससे बैलेंस होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है वहीं पर गोल गोल घूमता है, वहीं पर गोल गोल घूमता है। अरे चलो Q1 Q2 की वैल्यू रख देते हैं। Q1 कितना Ze, Q2 कितना E। जब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे बच्चों तो हो जाएगा के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। ये थी उनकी पहली इक्वेशन, और एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये थी उनकी दूसरी इक्वेशन। एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ये थी उनकी दूसरी इक्वेशन। इन दो इक्वेशन की मदद से बोर्ड ने सारे जादू दिखाए। एक एटम जिसे देख पाना संभव नहीं होता है, उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन का रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, इन सभी पॉइंट्स को पेपर में सॉल्व करके बताए। ये साइंस का जादू है, जिसे हम देख नहीं सकते उसकी भी बातें कर लेते हैं, जिसकी दूरी हम नाप नहीं सकते उसकी दूरी भी नाप लेते हैं। यहां से सूरज की दूरी नापना आसान नहीं था, और सूरज तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हमने पेपर में ही नाप लिया। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी कितनी रेडियस, कितनी वेलोसिटी है, ये जानने के लिए हमें एटम को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कैसे मेजर किया, यही बोर को खास बनाता है। ऑलराइट, तो हमारे सामने दो इक्वेशन है बच्चों, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। इसी इक्वेशन से सब कुछ डिराइव होता है। एक मैं डिराइव करके बताऊंगा, बाकी सारे फॉर्मूले आपको याद कराऊंगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? इक्वेशन नंबर वन एक बार बोलेंगे, के जेड स्क्वायर अप आर स्क्वायर, बोलेंगे बोलेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो अपने सामने है दो इक्वेशन। ठीक है बच्चों, अपने सामने है दो इक्वेशन। आप सबका ध्यान चाहिए बेटा, देख रहे हो क्या? के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ये m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये v क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये r क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये r से r कट जाएगा। आपका ध्यान चाहिए, लिखना नहीं बेटा, प्लीज हाँ या ना बोलना, तब मजा आएगा, तब आपको समझ में आएगा। लिखने लग गए ना तो फिर मजा नहीं आएगा, ये हैंडआउट में आपको मिल जाएगा। लिखना नहीं, हाँ या ना बोलना है। सुनो, के जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर आएगा। ये आर से आर कट जाएगा, स्क्रीन पे देखो, ये आर से आर कट जाएगा। बोलो कट जाएगा? हाँ कट जाएगा। बच्चों यहां से वी स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम आर आ जाएगा। बोलो आ जाएगा, बोलो आ जाएगा। पहली इक्वेशन से आ गया वी स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन क्या थी बच्चों? दूसरी इक्वेशन थी एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। हाँ सर। एम वी आर क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। टू क्या है? नंबर। पाई क्या है सर? पाई तो 3.14 कोई दुनिया को पता है। यहां से भी वी कितना आएगा? एन एच अपॉन टू पाई एम आर। ये है वी स्क्वायर, ये है वी, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो वी स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, बोलो बच्चों, 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अरे बोलो हाँ या ना।
ये भी v स्क्वायर, ये भी v स्क्वायर, क्या दोनों को इक्वेट कर दे? कर दो साहब। क्या दोनों को इक्वेट कर दे? कर दो साहब। तो चलिए दोनों को इक्वेट करते हैं, दोनों को इक्वेट करते हैं। जब दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या होगा? के जेड स्क्वायर अपॉन एम आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। सही है क्या? अरे सही है क्या? चलिए फिर से ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक आर से एक आर कट जाएगा, एक एम से एक एम कट जाएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, के जेड स्क्वायर अपॉन एम आर पूरा कट गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एक एम इंटू एक आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आएगा आर इज इक्वल टू, आर इधर चला गया, ये रेडियस इधर चला गया, इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। सर ये क्या लिखा है? एक गंदा सा एक्सप्रेशन है। एक बार ध्यान से इसको देखो, देखते हैं किसको एक बार में याद हो जाता है, किसकी फोटोग्राफिक मेमोरी स्ट्रांग है। सुनिएगा ध्यान से, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। मैं अभी स्लाइड बदल रहा हूं, आपसे पूछूंगा किसको याद है, आप बताओ। अरे यार ये तो फॉर्मूला आ गया। आप बताओ जरा किसको याद है फॉर्मूला, मैं बदल रहा हूं। किसको याद है फॉर्मूला, बोलेंगे? राइट कॉर्नर नहीं दिखता, ओके बेटा मैं नहीं लिखूंगा, नहीं लिखूंगा वहां पे। किसको याद है फॉर्मूला, चलिए बोलेंगे। आर इक्वल टू, बोलो बोलो कॉपी में लिखना है, आर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, क्योंकि आपको याद करना है, इसे याद करना है। सर ये क्या है? ये रेडियस का फॉर्मूला है। बच्चों आप सब सुनना, धीरे धीरे हमारे, मैंने आपसे पहले कहा था 15-20 मिनट थोड़ा सा थ्योरी है, थोड़ा याद करना पड़ेगा बेटा, उसके बाद फिर मजा आएगा। तो अपन जो मैथमेटिकल डेरिवेशन कर रहे हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये जो आर है, ये है रेडियस ऑफ आर। ये क्या था? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, मतलब रेडियस ऑफ ऑर्बिट। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, यहां लिख रहा हूं मैं। जो एन है वो है क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है क्या? जो एच वो क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट। एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। के क्या है? अगर आपको याद हो, आप सबने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा होगा, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कुछ याद है क्या? तो के जो है ये भी क्या है? कांस्टेंट है। जेड का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर, ये भी क्या है? एक वेरिएबल है। भाई एटम तो बदलेगा ना यार। और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अगर आप इसमें सभी कांस्टेंट को एक तरफ लिख लो और वेरिएबल दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिट और एटॉमिक नंबर को एक तरफ लिख लो, तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा बनता है, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। ये जो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, जब इसमें सारी वैल्यू पुट की जाती है तो रेडियस का फॉर्मूला बनता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। अब आप सबको कॉपी में लिखना है फॉर्मूला नंबर 1, कॉपी में लिखना है फॉर्मूला नंबर 1, मैं जैसे बोलूं वैसे लिखना है। सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। जैसे बोलूं वैसे लिखना है। सभी लोग कॉपी में लिखेंगे रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट, उसमें लिखो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। लिख लिया क्या? फिर लिखेंगे दूसरा फॉर्मूला, R इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम में है। दूसरा फॉर्मूला 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए आर हो जाएगा 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। तीसरा फॉर्मूला लिखेंगे, तीसरा फॉर्मूला आर इक्वल टू 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक है क्या? बच्चों सुनो, ये जो 0.529 है ये एक कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है। तो अपन कह सकते हैं सर किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो एन स्क्वायर बाई जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। बच्चों जो 0.529 है वो एक कांस्टेंट होता है, तो अपन कह सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना।
ये हो गया प्रोपोर्शनैलिटी, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। यार इमेजिन करो, आज हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। बोर्ड ने कहा कि यू कैन कैलकुलेट रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। आप सबको ये फॉर्मूला याद करना है, दैट्स ऑल। जितने फॉर्मूले लिखे हैं सारे याद होने चाहिए। पहला दूसरा याद हो गया तो बाकी सब तो याद हो ही जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी मैं याद कराऊंगा। आपने कॉपी में लिख लिया क्या? कॉपी में लिख लिया क्या? रेज योर हैंड। कितने लोगों ने कॉपी में लिख लिया? जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद सबको याद होना चाहिए। ठीक है बेटा, पुल ने सबसे पहले क्या बात है, सबसे पहले रेडियस बताया। उसके बाद यहां पे वही सारा डेरिवेशन लिखा है। उसके बाद उन्होंने कहा नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जिस प्रकार से अपन ने अभी रेडियस निकाला, आर आता है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, ठीक उसी प्रकार से डेरिवेशन करते हैं तो वेलोसिटी आता है 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अभी अपने को न्यूमेरिकल करना है इसलिए फॉर्मूला लिखा रहा हूं मैं। वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसके दो फॉर्मूले आए, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच, ये भी आपको याद रखना है, क्यों मैं सवाल में बताऊंगा। और दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकंड। मीटर में ये याद रखना है। और अगर कभी सवाल सेंटीमीटर बोले तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकंड। 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सेंटीमीटर में। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो 2.18 इंटू 10 की पावर 8 एक कांस्टेंट है, मतलब जो वेलोसिटी है वो z बाय n के प्रोपोर्शनल है। जो वेलोसिटी है वो z बाय n के प्रोपोर्शनल है। जो वेलोसिटी है वो z बाय n के प्रोपोर्शनल है। जो वेलोसिटी है वो z बाय n के प्रोपोर्शनल है। बच्चों ये v क्या है? वेलोसिटी। किसकी? सिंगल इलेक्ट्रॉन की। बोर मॉडल में मैं जितनी बातें कर रहा हूं, जितनी बातें आगे करूंगा, ये सारी की सारी बातें इज वैलिड, वैलिड ओनली 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 फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, पर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? एक। This all talk is valid for single electronic species. सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आपकी कॉपी में दो फॉर्मूले हो चुके हैं। पहला फॉर्मूला बच्चों रेडियस का, दूसरा फॉर्मूला वेलोसिटी का। वेलोसिटी v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 की पावर 8 इंटू जेड बाय एन सेंटीमीटर पर सेकंड। एक सवाल पूछ लूं ओरली आपसे, एक सवाल ओरली पूछ लूं, बताओगे? आपके सामने फॉर्मूला लिखा है उसी में पूछ रहा हूं। ओके, सवाल है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, बताओ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ेगी कि घटेगी? इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी घटेगी। सर आपको कैसे पता? अरे वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन ना यार। एन बढ़ेगा, ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगी, वेलोसिटी घटेगी। मजे की बात है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के जितना करीब होगा उसकी वेलोसिटी उतनी तेज होगी, उसकी वेलोसिटी उतनी तेज होगी। ठीक है, तो न्यूक्लियस से दूर लेस वेलोसिटी, न्यूक्लियस के पास मोर वेलोसिटी। ये सब इसी फॉर्मूले से हम सोच सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास आता है टाइम पीरियड का। लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन फिर भी आप सबको याद रखना है। देखो यार, ये मान लो अपने को बताना है टाइम पीरियड, आप सबका ध्यान चाहिए। आप सब जानते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बोलो हाँ या ना। तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बोलो हाँ या ना। ये मान लो मेरे पास एक सर्कुलर ऑर्बिट है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका स्पीड v है। इसका जो सरकमफेरेंस है क्या वो 2 पाई आर होगा? तो जो इसका डिस्टेंस है क्या वो 2 पाई आर होगा? तो जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना? 2 पाई आर। स्पीड कितना? v। जब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, वही r वाला फॉर्मूला जो हमने भी डिराइव किया था, वही n वाला फॉर्मूला जो हमने अभी डिराइव किया था, जब सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो अपने पास आ जाता है टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। कॉपी में लिखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब अपॉन z स्क्वायर। इसका मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला को बता देता हूं, नॉट सो इंपॉर्टेंट, पहले बता दूं नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन फिर भी अपने टेस्ट के लिए, अपने मॉड्यूल के लिए याद रखेंगे।
पर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाता है 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 16 इंटू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड में है ये, ठीक है। तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 16 इंटू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर सेकेंड में आता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला याद कर पाओ तो अच्छी बात है। नेक्स्ट फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी। बच्चों एक बात बताओ, जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो फ्रीक्वेंसी होता है, क्या वो टाइम पीरियड का इनवर्स रिलेशन होता है? बिल्कुल सही। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का उल्टा, टाइम पीरियड एन क्यूब और जेड स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो जेड स्क्वायर एन क्यूब के प्रोपोर्शनल, ठीक है क्या? एक बार कॉपी में ये सारे फॉर्मूले ध्यान से देखो, आपको दे रहा हूं मैं 30 सेकंड, पहले सारे फॉर्मूले याद करो, 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, सारे फॉर्मूले याद करो, एक सवाल पूछूंगा। एक सवाल पूछ लूं क्या? एक सवाल पूछ लूं क्या? एक सवाल पूछ लूं क्या? चलो कुछ देर पूछता हूं, अभी आपको याद होगा ना, अभी आपको फॉर्मूला याद होगा, भूल जाओगे तब पूछता हूं, भूल जाओगे तब पूछता हूं, अभी आपको याद होगा नहीं, अभी आपको याद होगा, कुछ देर पूछते हैं। ऑल राइट, चलिए, तो अपन ने बात करी एक इलेक्ट्रॉन के रेडियस की, वेलोसिटी की, टाइम पीरियड की और फ्रीक्वेंसी की। नेक्स्ट वो सवाल जो लोगों ने बोर्ड से पूछा कि क्यों एनर्जी नहीं घटती है, क्यों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं लूज होती है, तो बोर्ड ने कैसे समझाया जरा सुनिएगा ध्यान से। उन्होंने कहा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, बोले है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले आपके फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैट में चलते हैं, आपने वहां ऐसा पढ़ा है, अगर एक चार्ज Q1 एक चार्ज Q2 है, तो इन दोनों के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो माइनस के Q1 बाई Q2 R है। बोलो क्या आपको ये याद है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस के Q1 बाई Q2 R है। बोलो क्या आपको ये याद है? बोलो क्या आपको ये याद है? बोलो क्या आपको ये याद है? क्या बात है? बोले यार चलो इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को निकालते हैं, चलो इस इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी को निकालते हैं। बोले निकालो। बोले टोटल एनर्जी क्या होता है? बोले काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। बोले पर ये तो पार्टिकल के लिए होता है। अरे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ही तो है। कुछ लोग इसे ही बहुत बड़ी कमी मानते हैं बोर्ड की, उन्होंने सारी बातें इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल मान के कही, और उससे भी बड़ी बात उन्होंने सारे कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैट के लगाए, और इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज क्या होता है? स्टैटिक। इलेक्ट्रॉन स्टैटिक तो नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक तो नहीं है ना, फिर भी अपन सारे फॉर्मूले किसके लगा रहे? इलेक्ट्रोस्टैट के। वो तो तब लगाते हैं जब चार्ज स्टैटिक होता है, रुका होता है, पर बोर्ड ने तो ऐसे ही बताया था। मजा तो तब आया था जब क्वांटम मॉडल से हमने रिजल्ट निकाला और वो बोर्ड के मॉडल से मेल खाया था। बोर्ड की बातें गलत हो सकती हैं, लेकिन उनके रिजल्ट गलत नहीं है। जब मैं आपको क्वांटम मॉडल बताऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा, आपको याद दिलाऊंगा कि किस प्रकार से बोर्ड के रिजल्ट सही है। फिलहाल बोर ने कहा कि जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। बोले सही है। बोले काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? बोले पूरी दुनिया को पता है, हाफ एम स्क्वायर होता है। बोले पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बोले ये लिखा तो है माइनस के Q1 Q2 बाई R। बोले Q1 कितना E, Q2 कितना ZE, तो जो चार्ज होगा बच्चों कितना होगा? माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन R, माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन R, माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन R। अब हाफ एम वी स्क्वायर को के जेड स्क्वायर अपॉन आर में तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं भाई। ये वाला टर्म जब इसके जैसा होगा तभी ना सॉल्व होगा। ये टर्म एमवी में है, ये टर्म के जेड ई में है, इसको भी इसके जैसा बना लो या इसको इसके जैसा बना लो। तो अपन चलते हैं बोर्ड की फर्स्ट इक्वेशन के पास। वो इक्वेशन क्या थी? के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। याद आई? फर्स्ट इक्वेशन। ये आर से ये वाला आर कट जाएगा, केवल एम बी स्क्वायर बच जाएगा।
के जेड स्क्वायर अपॉन एम बराबर एम वी स्क्वायर आएगा। एम वी स्क्वायर हमने देखा, मन में लड्डू फूटा, यहाँ हाफ है, काश यहाँ भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देते, मजा आ जाता, काइनेटिक एनर्जी बन जाता। तो हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। बोलो कितनी? के जेड स्क्वायर अपॉन सॉरी ये आर है, के जेड स्क्वायर अपॉन 2r, के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। तो अपन ने कहा यहां पर ये हो जाएगा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन r। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ऑलराइट, तो ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी। ये क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को क्या अपन अब सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल सर, अब सॉल्व कर लेंगे। ये है 2r, ये है r, सॉल्व करोगे तो नीचे आएगा 2r माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। अपने पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है बच्चों। अपने पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है, क्या? माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। अपने पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है, क्या? ये है काइनेटिक एनर्जी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। अरे बोलो हाँ या ना। अपने पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन r। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सब कुछ सेम नजर आ रहा है, बस कहीं पे माइनस कहीं पे प्लस है, कहीं पे 2 कहीं पे 2 नहीं है। मतलब इन तीनों में आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो जरूर है। जब हम सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करते हैं टोटल एनर्जी में, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन, बोलो बोलो, माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन 2r। जब हम इसमें सभी कांस्टेंट्स की वैल्यू को पुट करते हैं तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी, ईवी पर एटम। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आता है -13.6। क्या बात कर रहे हो? ये हिंदी में आ चुका है क्या? ओहो, जी हाँ हिंदी में है। ओके, अच्छा चलिए ठीक है, ये कुछ दूर तक हिंदी में है बेटा। ओके, चलो कोई नहीं, आप सब कॉपी में लिखो, आप सब कॉपी में लिखो, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखो, जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखो। आप सबने कॉपी में रेडियस का फॉर्मूला लिखा था क्या? वो स्लाइड इधर उधर मिसमैच हो गई है, वो मैं बाद में चेंज करूंगा। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम बेटा। सबसे पहले आपने कॉपी में रेडियस, चलो जैसे बोल रहा हूं वैसे करो। क्या आपने कॉपी में रेडियस का फॉर्मूला लिखा है? क्या आपने कॉपी नहीं? अभी काम करें, अभी अभी सारे फॉर्मूले यार बेटा, अभी थ्योरी है ही नहीं, अभी थ्योरी है ही नहीं, अभी फॉर्मूले याद करने हैं। और मुझे पक्का यकीन है आप में से बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूले याद है, लेकिन वही है ना, पूरी क्लास एक लेवल पे आ जाए ताकि सवाल करने में कंपटीशन आए तो मजा आए। तो मैं एक बार सारे फॉर्मूले बता रहा हूं, अब सारी क्लास को फॉर्मूला याद हो तो अच्छी बात है। अभी यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट सारे मैं खुद ही लिख रहा हूं, देखो कंसेप्ट सारे मैं खुद ही लिखूंगा। अभी यहाँ पे कोई कंसेप्ट नहीं है, केवल फॉर्मूले। आप सब ने कॉपी में, तो हिंदी इंग्लिश से कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है? आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला बच्चों, फिर आपने लिख लिया होगा वेलोसिटी का फॉर्मूला, फिर आपने लिखा होगा टाइम पीरियड का फॉर्मूला। अभी आप उसी कॉपी में लिखेंगे नेक्स्ट एनर्जी, कॉपी में लिखेंगे एनर्जी, और एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम। एनर्जी का फॉर्मूला लिखेंगे -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम। अभी आपको यही एनर्जी याद रखनी, बस मैंने आपसे कहा अपने सामने एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम, ईवी पर एटम। सर आप ईवी पर एटम क्यों बोल रहे हैं? क्यों? ये जो एनर्जी है वो एक एटम में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन की है,
और ये एनर्जी ईवी में है। ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यूनिट में भी कन्वर्जन आगे करेंगे। अभी आपको बेसिक फॉर्मूला याद हो, एनर्जी E इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम। क्लियर? ये सारे फॉर्मूले याद हो गए। पहले मैं आपको सवाल का जवाब दूं, आखिर बोर ने कैसे समझाया कि किसी भी ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। तो बच्चों, अपने सामने एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है, देखिए जरा ध्यान से। एनर्जी का फॉर्मूला आ चुका है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम। आ चुका है क्या? अरे बोलो, आ चुका है क्या? ये जो सारे के सारे फॉर्मूले आए हैं, ये सब किसके लिए वैलिड है? सर, ऑल दिस फॉर्मूलाज आर वैलिड ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, राइट और नॉट? ऑल दिस फॉर्मूलाज आर वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सुनिएगा ध्यान से। अपन अब क्या करते हैं, आप सब कॉपी में रफ में कैलकुलेशन करोगे। फॉर हाइड्रोजन एटम, किसकी बात कर रहे हैं? फॉर हाइड्रोजन एटम। आप सब हाइड्रोजन एटम के लिए मुझे n इक्वल टू 1 की एनर्जी बताएंगे। जहां n है वहां पे n की वैल्यू 1 पुट करो। जहां n है वहां पे n की वैल्यू 1 पुट करो, ठीक है? और जहां z है वहां पे z की वैल्यू 1 पुट करो। हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू कितनी होगी? 1। एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। तो आप सब देखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट की जो एनर्जी आती है वो आती है -13.6 eV। यस और नो? उसी प्रकार से आप लोग मुझे बताएंगे n इक्वल टू 2 की एनर्जी कितनी आती है? n इक्वल टू 2 की एनर्जी कितनी आती है? तो n की वैल्यू 2 रखो, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 13.6 अपॉन 4 कितनी आती है? 3.4 eV। बच्चों, आप सबको एनर्जी याद करनी है। आप मेरे साथ एनर्जी याद करने की कोशिश भी करेंगे और सॉल्व भी करेंगे। सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी आ गई -3.4। उसी प्रकार से आप मुझे बताओ n इक्वल टू 3 की एनर्जी कितनी है? जहां n है वहां 3 रखिए, कॉपी में सॉल्व करिए, मुझे बताइए n इक्वल टू 3 की एनर्जी कितनी आ रही है? n इक्वल टू 3 की एनर्जी आती है -1.51 eV। -1.51 eV। उसी प्रकार से आप मुझे बताइए n इक्वल टू 4 की एनर्जी कितनी है? n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 की एनर्जी कितनी है? जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू 4 की एनर्जी आती है, कितनी आती है? -0.85 eV। आप सब मुझे बताइए n इक्वल टू 5 की एनर्जी कितनी है? n इक्वल टू 5 की एनर्जी कितनी है? n इक्वल टू 5 की एनर्जी आती है 0.54 eV, -0.54 eV। आपको n इक्वल टू 5 तक की एनर्जी याद करनी है। एक बार सुनिएगा ध्यान से। ये जो एनर्जी का हमने फॉर्मूला निकाला, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी पर एटम, इसमें हम बार बार हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का, सेकंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का, फोर्थ ऑर्बिट का और फिफ्थ ऑर्बिट का एनर्जी का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। बोर ने कहा था कि ये जो ऑर्बिट है ये एनर्जी लेवल है। बोर ने क्या कहा था? ये जो ऑर्बिट है ये एनर्जी लेवल है। उन्होंने कहा अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1 पर है तो वो तभी रह पाएगा जब उसके पास एनर्जी 13.6 eV -3.6 eV है। यहां पे न्यूक्लियस है बेटा, कंसेप्ट है, आप सबका ध्यान चाहिए। यहां पे न्यूक्लियस है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। ये एनर्जी माइनस में है। हमने जो एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया है उसके पहले भी माइनस साइन है, और क्योंकि पहले माइनस साइन है तो सारी एनर्जी किस में आ रही है? माइनस में। मतलब जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, एक दिन n इक्वल टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो जो हमारी एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? 0। 0 और -2 में कौन बड़ा है? 0। 0 और -13 में कौन बड़ा है? 0। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। एंड इट इज इंटरेस्टिंग टू नो द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी, द मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन in an atom, in an atom is equal to 0, is equal to 0। सर ये क्या कहा आपने? मैंने कहा अगर n इक्वल टू 1 है, आप सबके सामने स्क्रीन सुनिएगा और ध्यान से स्क्रीन पे देखना। अगर n इक्वल टू 1 है तो स्क्रीन पर आपको एनर्जी दिख रही -3.6।
बोर ने कहा अगर एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वो इसीलिए है क्योंकि वो 13.6 की एनर्जी रखता है। अगर वो सेकंड में है तो इसीलिए है क्योंकि -3.4 की एनर्जी रखता है। अगर वो थर्ड में है तो इसीलिए है क्योंकि -1.51 की एनर्जी रखता है। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है क्योंकि हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम फिक्स है। उन्होंने ये प्रूफ करके बताया ये जो एनर्जी है ये कांस्टेंट है और ये इसीलिए इतनी है। इलेक्ट्रॉन को अगर किसी भी ऑर्बिट में रहना है तो वो तभी रह पाएगा जब उतनी एनर्जी लेके बैठेगा। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट पे होता है उस समय उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है और वो होती है 0। तो लोगों ने कहा कि सर मतलब जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है तो क्योंकि वो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स में है, वो एक अट्रैक्शन फोर्स से बना हुआ है तो उसकी एनर्जी सबसे मिनिमम है और वो है -13.6। बोले सही बात। बोले आप कहना क्या चाहते हो कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो क्या वो हमेशा फर्स्ट में ही रहेगा? बोले मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो वहां इसीलिए है क्योंकि वहां रहने लायक है। अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो वो वहां इसीलिए है क्योंकि वहां रहने लायक है, क्योंकि वहां के बराबर एनर्जी है। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो वहां इसीलिए है क्योंकि वहां रहने लायक है, क्योंकि वहां के बराबर एनर्जी है। अगर कल को इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है लो एनर्जी लेवल से, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाना है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। मतलब 1 से 2 जाने पे एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, 2 से 3 पे जाने की एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा। या मैं ऐसे कहूं नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर मैं इस बोर्ड के पेपर पे बोल रहा हूं। ये जो आपका प्लेन दिख रहा है ना, इस प्लेन पे कह रहा हूं मैं नीचे से ऊपर। अब एटम में नीचे से ऊपर नहीं, एटम में तो सारे ऑर्बिट ऐसे है ना यार, पर यहां पेपर में कह रहा हूं जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाना है, अगर इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाना है, उसे अपनी एनर्जी को बढ़ाना है, उसे अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। और एनर्जी बढ़ाने के लिए वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा। जितना गैप है उतना ही एब्सॉर्ब करेगा। बोले क्या मतलब? बोले इसकी एनर्जी कितनी है 13.6, इसकी एनर्जी कितनी है 3.4। बोले दोनों के बीच का गैप कितना है? बोले माइनस करके देख लो ना यार, -3.4 माइनस माइनस प्लस 13.6। माइनस कर रहा हूं मैं, दिस माइनस दिस, तो -3.4 माइनस माइनस प्लस गैप आता है 10.2 का। मतलब फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का गैप है 10.2 का। जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में बैठा है, जो इलेक्ट्रॉन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में बैठा है, जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में बैठा है, ये जो n=1 है इसे हम लोग ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट। जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में बैठा है, अगर इसे एनर्जी को बढ़ाना है, एनर्जी को एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, जितने का गैप है ठीक उतना ही एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, ना तो 1 पॉइंट ज्यादा ना तो 1 पॉइंट कम। बोले मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे जाना चाहता है तो 10.2 ईवी उसे चाहिए। बोले कहां से मिलेगी? बोले एनर्जी देने का मात्र एक ही रास्ता है, वो है फोटोन। ईएम वेव आएगा, इससे टकराएगा, इसको एनर्जी देगा, 10.2 ईवी का एनर्जी मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके नीचे से ऊपर जाना, इसे बोलते हैं एक्साइटेशन बच्चों। क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। एक्साइट हो गया, एनर्जी को बढ़ा लिया। जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना होगा, एनर्जी को बढ़ाना पड़ेगा, तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और जितना गैप है ठीक उतना ही एब्सॉर्ब करेगा, ना तो 1 पॉइंट ज्यादा ना तो 1 पॉइंट कम। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन n=2 पर है तो वो कितनी एनर्जी लेके बैठा है? -3.4। वो वहां इसीलिए है क्योंकि उसके पास 3.4 एनर्जी है और जब तक 3.4 है तब तक वहीं रहेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी वहां पे फिक्स है, वो वहां पे कांस्टेंट है। क्लियर? तो ये तो सारा खेल था एनर्जी का। अभी बच्चे कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास भी है। ऑलराइट, टाइम हो चुका है। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास, इस क्लास का हैंडआउट शेयर कर रहा हूं। आपका होमवर्क रहेगा ये एनर्जी आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्लास में केवल केवल न्यूमेरिकल में ही मजा आएगा और तभी मजा आएगा जब आपको सारे फॉर्मूले याद होंगे। ये एनर्जी आपको याद करनी है। अभी मुझे इसमें 15 मिनट और बात करनी है, उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू हो जाएगा।
ये एनर्जी आपको याद करनी है। n इक्वल टू 1 की एनर्जी, 2 की एनर्जी, 3 की एनर्जी, 4 5, ये सारी एनर्जी आपको याद करनी है। क्या याद कर पाएंगे? ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये सारी एनर्जी आपको याद करनी है। मैं सबसे पहले आज की क्लास का हैंडआउट आपसे शेयर कर रहा हूं। एक सेकंड बेटा। एक बच्चा डाउट पूछ रहा है, सर कल प्रिपरेशन लीव नहीं है क्या? बेटा इतना लेट तो पढ़ाई स्टार्ट की, उसमें प्रिपरेशन लीव चाहिए? हाँ, उसमें जो दो तीन हिंदी थे, मैं उसे अपडेट करके लिंक में अपडेटेड डाउनलोड अपलोड कर दूंगा। अभी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं आपके रिवीजन के लिए है, ठीक है? तो आप प्लीज इसे डाउनलोड कर लो। आप सबके सामने पॉपअप आया होगा, इस पॉपअप की मदद से आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर लो, ठीक है? आज की क्लास के हैंडआउट को डाउनलोड कर लो। बाकी जो हिंदी वाला पार्ट है उसे मैं हटा के लिंक में अपडेटेड अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। बोर मॉडल शुरू हो चुका है, नेक्स्ट क्लास सवालों का सिलसिला चलता रहेगा। आपको सारे फॉर्मूले याद करने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जिन बच्चों को लिंक चाहिए उनको मैं लिंक भेजता हूं। बाकी क्लास खत्म है, जिनको जाना है वो जा सकते हैं। जिनको लिंक चाहिए उनसे मैं लिंक शेयर कर देता हूं। चलिए, अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप जिनको लिंक चाहिए आप मुझसे अलग से नंबर पे लेना बेटा। हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आप मुझसे नंबर पे ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच।